गुड मॉर्निंग। ना आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 3 मेथड हमने यूज़ किए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड मॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे अपन यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। वो तीनों आपको देते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बट वो है ओनली इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्टिमिटी टेस्ट से। अगर आपने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो बेस्ट सॉल्यूशन है, तो ऑप्टिमिटी टेस्ट में वो अप्रूव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्टिमिटी टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, अदरवाइज वी हैव टू इंप्रूव द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्टिमिटी टेस्ट को अपन बोल सकते हैं मॉडी मेथड, जिसका मतलब है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं मॉडी मेथड एंड यूवी मेथड। तीनों का मतलब आपका ऑप्टिमिटी टेस्ट ही है। ना ऑप्टिमिटी टेस्ट को एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, जहां पर ऑलरेडी इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम with the initial basic physical solution as given below. Now जो सॉल्यूशन गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 into 5 10, 8 into 1 8 plus 7 into 4 28 plus 2 plus 2 into 6 12 plus 20। अब ऐड करो इसे तो ये आपको हो जाएगा 8 plus 12 20, 20 plus 20 40, 40 plus 10 50 and 28 plus 2 30, 50 plus 20 80। ये आपका आ रहा है 80। ठीक है, जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन गिवन है उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है 80। नाउ वी हैव टू चेक कि जो सॉल्यूशन आपका गिवन है ये बेस्ट है या नहीं, यानी ऑप्टिमल है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे अपन? ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। नाउ ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए First, we have to check the given solution is basic feasible or not. First आपको क्या चेक करना है? Basic feasible solution है या नहीं। अब basic feasible solution की कंडीशन क्या थी? Total number of allotment आपकी इक्वल टू होनी चाहिए m plus n minus 1। Now allotment चेक करो 1 2 3 4 5 and 6। allotment कितनी आपकी 6 हो गई। n number of rows 4 rows दे रखी है, n number of column 3 columns है, इक्वल है, hence the given solution is basic feasible solution। तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए फर्स्ट तो क्या होना चाहिए? आपका सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? n plus n minus 1। सेकंड स्टेप, now next step में we have to allot a variable u1, u2, u3 and u4 to the row and variable v1, v2, v3 to the columns। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? आपको रो को वेरिएबल्स देने हैं u1, u2, u3 and u4 और कॉलम के लिए वो वेरिएबल हो जाएंगे v1, v2 and v3। now for finding the value of u and v, for finding the value of u and v, we have to use the relation ui plus vj equals to cij for occupied cell, for occupied cell। जहां जहां अलॉटमेंट है उसके लिए रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ui plus vj का सम किसके बराबर होगा? उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के, उस सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑक्यूपाइड सेल हमारी है, यहाँ पे है u1 plus v1 equals to 2, u1 plus v1 equals to 2। सेकेंड ऑक्यूपाइड सेल u2 plus v3 equals to 1। थर्ड ऑक्यूपाइड u3 plus v2 equals to 4। Next occupied u4 plus v1 equals to 1, u4 plus v2 equals to 6 and u4 plus v3 equals to 2।
ठीक है, तो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा ना। अलॉटमेंट कितनी 6 ही है, m प्लस n माइनस 1, तो यहाँ 6 रिलेशन है। टोटल वेरिएबल कितने हैं 4 प्लस 3, 7 वेरिएबल्स है और 6 रिलेशन है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। Therefore, for finding the value of u and v, we have to allot one variable equals to 0. We have to assume the value of one variable equals to 0. Now, 0 आप किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व कर सकते हो, बट सिंप्लिसिटी या आप कह सकते हैं टेक्निकली ऐसे वेरिएबल्स को 0 पुट करना है जो डायरेक्टली रिमेनिंग वेरिएबल्स की वैल्यू दे दे। उस केस में अपन को जिस भी रो और कॉलम में मैक्सिमम अलॉटमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को आपको 0 पुट करना है। जिस भी रो एंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अलॉटमेंट है उस रो या कॉलम के वेरिएबल को 0 पुट करना है। यहाँ मैक्सिमम अलॉटमेंट किसमें है u4, थर्ड फोर्थ रो में 3 अलॉटमेंट है ना, तो अपन 0 पुट करेंगे u4 को। जैसे ही अपने u4 को 0 पुट किया, कौन कौन से वैल्यू आ गई v1 इक्वल टू 1, v2 equals to 6 and v3 equals to 2। तो बेनिफिट क्या हुआ, नंबर ऑफ जितनी ज़्यादा अलॉटमेंट होगी उतनी डायरेक्टली अपने 0 पुट करने पे वैल्यूज मिल जाएगी। इसलिए अपने थर्ड रो का जो वेरिएबल था u4 उसको 0 पुट किया है, वहाँ से v1, v2 और v3 की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई ना। v1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका u1 आ जाएगा, u1 equals to 2 minus v1, 2 minus 1 1, u2 equals to 1 minus v3, 2 1 minus 2 minus 1 and v2 u3 4 minus v2, v2 की वैल्यू 6, 4 minus v2, 4 minus 2 v2 minus 2। तो आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, u1 आपका है 1, u2 माइनस 1। नाउ या तो आप रिलेशन को इस तरह से सॉल्व करो या डायरेक्टली u और v का सम अगर उसके अलॉटमेंट जहाँ है उसकी कॉस्ट की इक्वल है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो यहीं से आप रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे u4 को 0 पुट किया तो v1 आपका आ गया 1, v2 की वैल्यू 6 और v3 की वैल्यू 2। u1 और v1 का सम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर v1 1 है तो u1 भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। u2 और v3 का सम 1 होना चाहिए, v3 की वैल्यू 2 है तो u2 आपका -1 हो जाएगा। u3 और v2 का सम 4 होना चाहिए, अगर v2 6 है तो u3 आपका -2 हो जाएगा। तो इन रिलेशन को नहीं लिखोगे तब भी आप डायरेक्टली अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग v और u की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप में आपका यही है, u और v की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। Step number 3, for optimality we have to find Zij। क्या फाइंड आउट करना है Zij, और इसी पर ऑप्टिमलिटी की कंडीशन डिपेंड करेगी। तो we have to find Zij equals to calculate Zij equals to Cij minus ui plus vj for unoccupied cell। ये किसके लिए करना है for unoccupied cell जहां अलॉटमेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको Zij कैलकुलेट करना है और Zij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम होगा। Zij अगर ग्रेटर देन 0 है then we have said that the given solution is optimum। first unoccupied cell आती है 1 2 cell, तो इसके लिए आ जाएगा Z12 equals to corresponding cost 7 minus u1 and v2 की वैल्यू 1 plus 6, 7 minus 7 0, next unoccupied Z13 4 minus corresponding u की वैल्यू 1 plus 2 3, next Z21 cost 3 minus -1 plus 1 3, next Z22
Z22 की कॉस्ट क्या आ रही है अपनी 3 आ रही है, माइनस u की वैल्यू -1 + 6, यह हो गया 5, 3 - 5 -2, ये नेगेटिव आ गई, यानी सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। Z31 5 -2 + 1 5 + 1 6 और Z33 7 -2 + 2। तो ये है आपका ZAJ की वैल्यू बाय यूजिंग दिस रिलेशन फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। जहां एलोटमेंट नहीं है वहां आपको यूज करना है। ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या थी, ZAJ क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, -2 2 सेल। कौन सी सेल है आपकी 2 सेल के लिए वैल्यू आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इट मींस जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। वी हैव टू इंप्रूव दैट सॉल्यूशन बाय एडिंग द न्यू वेरिएबल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एलपीपी की ही एप्लीकेशन पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपका, एलपीपी का ही एप्लीकेशन पार्ट है। जब ऑप्टिमल नहीं होता है तो सॉल्यूशन के अंदर न्यू वेरिएबल को अपन इन करना पड़ता है और एक वेरिएबल को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कौन सा वेरिएबल करेगा, जो मोस्ट नेगेटिव है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है 2 2। तो जो मोस्ट नेगेटिव सेल आ रही है उस वेरिएबल उस करस्पॉन्डिंग सेल को डेल्टा एलोटमेंट देना है, तो इसे वो डेल्टा एलोटमेंट दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ZAJ ग्रेटर देन 0 नहीं है, इट मींस सॉल्यूशन आपका नॉट ऑप्टिमल, ऑप्टिमल नहीं है। और ऑप्टिमल नहीं होगा तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव करने के लिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ ZAJ सेल सेलेक्ट करनी है। -2 यानी 2 सेल मोस्ट नेगेटिव है, यहाँ एक ही एंट्री नेगेटिव है इसलिए 2 सेलेक्ट हुई, बाकी आपको मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करनी है। और 2 सेल को क्या अलॉट किया, डेल्टा अलॉट किया। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पोजीशन कितनी थी, m + n - 1। डेल्टा अलॉट करते ही ये डिपेंडेंट हो जाएगी, एक क्लोज लूप बनेगा। क्या बनेगा आपका, क्लोज लूप बनेगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हुए क्लोज लूप बना, डेल्टा टू 8 8 to 10 10 to 2 and 2 to डेल्टा। यहाँ पर क्लोज लूप बन गया, डेल्टा टू 8 8 to 10 10 to 2 and 2 to डेल्टा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है और अलॉटमेंट से अलॉटमेंट ज्वाइन करते हुए चलना है। कॉर्नर्स पे अलॉटमेंट होनी चाहिए उनके, ठीक है। नाउ बैलेंसिंग के लिए सप्लाई कितनी थी 8 थी, और सप्लाई कितनी होगी 8 माइनस डेल्टा हो गई। सप्लाई कितनी होगी 8 प्लस डेल्टा हो गई। बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट कॉर्नर पे आपको माइनस करना है, तो माइनस डेल्टा। और यहाँ माइनस करने पे डिमांड कम हो गई, डिमांड हो गई आपकी 18 माइनस डेल्टा। इसे वापस से बैलेंस करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट कॉर्नर पे प्लस हो जाएगा डेल्टा, यहाँ प्लस करने को सप्लाई 14 प्लस डेल्टा हो गई। अगेन बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट कॉर्नर पे क्या करेंगे माइनस डेल्टा। तो इस तरह जो आपका लूप बनेगा उसके अल्टरनेट कॉर्नर पे प्लस माइनस डेल्टा करते हुए चलना है। यहाँ प्लस डेल्टा हो जाएगा, नेक्स्ट कॉर्नर पे आपका माइनस डेल्टा हो जाएगा, अगेन नेक्स्ट कॉर्नर पे आपका प्लस डेल्टा एंड देन माइनस डेल्टा। नाउ डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सॉल्यूशन इन किया है। इन किसे किया मैंने, 2 सेल को सॉल्यूशन में इन किया है। जो आपकी 2 सेल है उसे सॉल्यूशन में इन किया है, तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री बाहर होगी। बाहर फाइंड आउट करने के लिए आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। कौन सी एंट्री बाहर होगी उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा की वैल्यू। नाउ डेल्टा की वैल्यू कहां से आएगी, जो सेल माइनस डेल्टा जहां ऐड हुआ है उस एलोटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो माइनस का क्या ऐड हुआ है 8 माइनस डेल्टा एंड सेकंड 2 माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। अब डाउट होगा कि प्लस वाला क्यों नहीं लिया आपने। अब प्लस वाला इसलिए नहीं लिया, अगर 10 प्लस डेल्टा को इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो यहाँ डेल्टा क्या आ जाता है -10, और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को फुलफिल नहीं करना है, क्योंकि एलपीपी एंड ट्रांसपोर्टेशन जनरल लाइफ से रिलेटेड है, वहाँ नेगेटिव क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को फुलफिल नहीं करता है तो प्लस वाली क्वांटिटी आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। तो माइनस वाली क्वांटिटी को सेलेक्ट किया। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू, दोनों में से मिनिमम वैल्यू 2 माइनस डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया 2। नाउ डेल्टा की वैल्यू 2 पुट करो,
डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इक्वल्स टू, रिप्लेस करो वैल्यू, फिर डेल्टा को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा +2, नेक्स्ट कॉलम में डेल्टा माइनस था तो 8 - 2 आपका हो जाएगा 6, नेक्स्ट कॉलम पे डेल्टा प्लस है 10 + 2 आपका हो जाएगा 12, और यहाँ से एलोटमेंट हट जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, यानी कोई यूनिट ट्रांसफर करनी नहीं, ये सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगी एंट्री। तो ये है अपना न्यू बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। क्या है अपना न्यू बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन? यहाँ डेल्टा ये वाला है, एंट्री आपकी इन करके सॉल्यूशन में, और यहाँ से जो एंट्री थी वो बाहर हो गई, बाकी आपने बैलेंस कर दी। 8 - 2 6 हो गया, 10 + 2 12, और 2 - 2 यहाँ से 0 हो गया डेल्टा की वैल्यू पुट करने पर। ना अब जो सॉल्यूशन आया है उसकी कॉस्ट चेक कर लो, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 × 2 10, 10 + 2 × 3 6, +6, 7 × 4 28, 2, and 12 × 2 24। यहाँ पर 12 + 28 40, 40 + 10 50, and 50 + 26 76। तो कॉस्ट पहले से कम हुई ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टाइम क्या है, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना। तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है वो क्या है 76 रुपीज़। अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कि 76 रुपीज़ से वो बेस्ट है या नहीं, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगेन जो अभी तक जो आपने पूरी प्रोसेस की है वो वापस अपन को रिपीट करनी है, यानी ऑप्टिमल टेस्ट, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट अप्लाई करना है। क्या करना है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट अप्लाई करना है ना। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन अलॉट U1 U2 U3 U4 to the row and V1 V2 V3 to the column। ये फर्स्ट कंडीशन तो आपको बेसिक फिजिकल है ही, ऑलरेडी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड कंडीशन की आपको रोज को क्या अलॉट करना है, U1 U2 U3 U4 वेरिएबल्स अपने रो को अलॉट किए, एंड V1 V2 V3 वेरिएबल्स अपने कॉलम को अलॉट किए ना। U और V का सम किसके बराबर होता है, Cij, क्योंकि आप वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ U and V। U एंड V का सम उसके ट्रांसमिशन कॉस्ट के बराबर होगा जहां अलॉटमेंट है। तो आपको रिलेशन यूज करना है फॉर ऑक्यूपाइड सेल के लिए, Ui + Vj किसके इक्वल होगा, Cij के इक्वल होगा। Ui + Vj = Cij फॉर ऑक्यूपाइड सेल। जहां जहां अलॉटमेंट है वहां उसके कोरोस्पोंडिंग U और V वेरिएबल का सम आपका किसके बराबर होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर होगा। फर्स्ट अलॉटमेंट ये है। नाउ अलॉटमेंट कितनी है आपके पास, 6 अलॉटमेंट है और वेरिएबल 7 है, तो रिलेशन तो 6 ही आएंगे। नाउ 6 रिलेशन से ओनली 6 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो आपको किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, और 0 पुट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जहां मैक्सिमम अलॉटमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को 0 पुट करना है ना। अभी मैक्सिमम अलॉटमेंट 2 ही है, तो जहां कोई भी एक वेरिएबल, चाहे तो सेकंड रो U2 को 0 पुट कर सकते हो, फोर्थ रो U4 को 0 पुट कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम V1 को भी 0 पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, V1 की वैल्यू अपन 0 ले रहे हैं। नाउ V1 = 0, जैसे आपने V1 = 0 पुट किया, नाउ V1 किससे जुड़ा हुआ है, जहां अलॉटमेंट है U1 और V1 का सम 2 आना चाहिए। अगर ये 0 है तो ये आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट V1 जुड़ा हुआ है U4 से, U4 और V1 का सम आपका 1 आना चाहिए। अगर V1 0 है तो U4 आपका हो जाएगा 1, तो दो वैल्यूज तो डायरेक्ट निकल गए। नाउ नेक्स्ट अलॉटमेंट चेक करो, U4 जो है वो नेक्स्ट जुड़ा हुआ है V3 से, V3 और U4 का सम आना चाहिए 2। अगर U4 1 है तो V3 कितना होगा, 1 ही होगा ना, तो यहाँ पर 1 हो गया। ना V3 जुड़ा हुआ है आपका U2 से, V3 और U2 का सम आना चाहिए 1, तो 1 है तो U2 आपका 0 हो जाएगा। U2 और V2 का सम आना चाहिए 3, U2 0 है तो V2 आपका हो जाएगा 3।
और V2 और U3 का सम आना चाहिए 4। अगर V2 की वैल्यू 3 है तो U4 आपका हो जाएगा 1। तो ये तो हो गया कि U और V की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कैलकुलेट करना है, ZI इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ फॉर अनऑक्यूपाइड सेल जहां अलॉटमेंट नहीं है, जहां आपकी अलॉटमेंट नहीं है वहां आपको कैलकुलेट करना है ZIJ। इफ ऑल ZIJ इज ग्रेटर देन 0 देन वी कैन से दैट दिस सॉल्यूशन आर ऑप्टिमल। और अगर नेगेटिव आएगा तो सेम प्रोसीजर वापस आपको रिपीट करनी है। ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करनी है जब तक आपका ZIJ ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाए। नाउ अनऑक्यूपाइड सेल फर्स्ट कौन सी है, 2 1, Z21 कॉस्ट आ गई ट्रांसफर कॉस्ट 7 माइनस उसकी कॉरस्पॉन्डिंग U और V की वैल्यू 2 प्लस 3 7 माइनस 5 2। नेक्स्ट सॉरी 1 2 से आ जाइए। नेक्स्ट आ गई Z13 4 माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 3 आपका 1 हो गया। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड 2 1 Z21 3 माइनस 0 प्लस 0 3 माइनस 0 आपका 3 हो जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट Z31 5 माइनस कॉस्ट 5 है, U और V की वैल्यू 1 प्लस 0 5 माइनस 1 4। नेक्स्ट Z33 7 माइनस 1 प्लस 1 7 minus 2 5 and last Z42 आपका हो जाएगा 6 minus 1 plus 3 6 minus 4 2। तो यहाँ पे ZIJ की वैल्यू, तो ऑल ZIJ इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया। तो ऑल ZIJ इज ग्रेटर देन 0, hence the solution is optimum। and optimal solution क्या है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी आ गई 76 रुपीज। ठीक है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ गई आपकी रुपीज 76। इससे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी अवेलेबल नहीं है। तो ये है आपका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। ठीक, तो वोगल्स लोएस्ट कॉस्ट या नॉर्थ वेस्ट मेथड, कोई सा मेथड अप्लाई करके आप बेसिक प्रिंसिपल निकाल सकते हो। और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट सभी पे अप्लाई होगा और फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो एक ही आएगा, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका यूनिक होता है। बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन डिफरेंट आ सकते हैं तीनों मेथड के अकॉर्डिंग, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, यूनिक होगा, वो सिंगल ही आएगा। तो लास्ट में चाहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज करें, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और वोगल्स मेथड, तीनों मेथड पे जो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उसका फाइनल आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो ये था आज का अपना टॉपिक ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर अपन कल करेंगे।